हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 चैप्टर संख्या 1 वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे और पूरी डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर आज ही खत्म करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर नहीं है, सवाल भी बहुत कम है, तो एक ही वीडियो में प्रश्नावली 1.2 पूरा खत्म हो जाएगा। जो बच्चे नए जुड़ेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.2 की। शुरुआत में ही हमें सबसे पहले पढ़नी है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, चलिए इसको जानते हैं। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्यों कहलाई, किसने इसका प्रतिपादन किया, एक बार उसके बारे में हम देख लेते हैं कि किसके द्वारा ये प्रमेय बनाया गया और किसके द्वारा इसको विख्यात किया गया इस प्रमेय को। चलिए डिटेल में हम जानते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के रूप में विख्यात होने से पहले, देखिए अंकगणित आधारभूत प्रमेय के रूप में विख्यात होने से पहले 1.2 का संभवतः सर्वप्रथम वर्णन यूक्लिड के एलिमेंट्स की पुस्तक 9th में साध्य 14 के रूप में हुआ था। जो आज हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे, इसका सर्वप्रथम वर्णन यूक्लिड साहब ने अपनी पुस्तक 9th क्लास के साध्य एलिमेंट्स के 14 के रूप में किया था। परंतु इसकी सबसे पहली सही उत्पत्ति कार्ल फ्रेडरिक गॉस, देखिए ये वही है कार्ल फ्रेडरिक गॉस साहब, सबसे पहले इन्होंने इसकी सही उत्पत्ति बताई ने अपनी कृति, इन्होंने अपनी पुस्तक डिस्क्विंसस अरिथमेटिक में दी। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को प्रायः गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। याद रखेंगे इस चीज को कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है तथा उनका नाम सभी समय कालों में 3 महानतम गणितज्ञों में लिया जाता है, जिनमें आर्किमिडीज और न्यूटन भी सम्मिलित है। उनका गणित और विज्ञान दोनों में मौलिक योगदान है। अब देखिए कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने अपनी पुस्तक में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की विवेचना की है और तब से यह अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के रूप में विख्यात हुआ। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहता है, देखिए ये पूरा चैप्टर जो है ना आपका 1.2 एक्सरसाइज 1.2, ये पूरा चैप्टर आपका इसी थ्योरी पे डिपेंडेंट है। अगर इसको हम पढ़ लिए ठीक ढंग से, बड़ा भी नहीं है लेकिन अगर ठीक ढंग से पढ़ लिए तो सारी चीजें 1.2 की हमें समझ में आ जाएगी। क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक, कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित है ना। अब देखिए गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, गुणनखंडित करना कहलाता है, किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्या हमने पढ़ा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। चलिए इस बात को समझते हैं। यदि हम 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालें, सबसे पहले बात जान लेते हैं कि ये कह रहा है कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। चलिए समझेंगे खूब प्यार से बाबू, आराम से, धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं है हमें, कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे एक छोटी सी संख्या हम 10 लेते हैं, 10 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 बचे 10 होता है, अर्थात 10 को हम 2 गुने 5 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 और 5 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। अगर किन्हीं बच्चों को भाज्य संख्या नहीं मालूम है, अभाज्य संख्या नहीं मालूम है, तो एक बार भाज्य और अभाज्य संख्या पे भी हम बात कर सकते हैं। चलिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिसके अपवर्तक 2 से अधिक हो। अपवर्तक का मतलब है जिसमें 2 संख्याएं से अधिक संख्याओं से भाग लग सके। जैसे यदि हम 6 की बात करते हैं, यदि हम 6 की बात करते हैं तो 6 में बाबू 1 से भाग लगेगा,
6 से स्वयं से भाग लगेगा, 2 से भाग लग सकता है, 3 से भाग लगेगा। तो इसके अपवर्तक देखे बाबू 2 से अधिक है तो ये भाज्य संख्या है। यदि हम बात करते हैं 11 की, किसकी बात करें, 11 की बात करते हैं, तो इसमें सिर्फ 1 और 11 से भाग लगेगा और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। या बहुत आसान तरीके से यदि समझना है तो बहुत आसान तरीके से ऐसे डिफिनेशन हो सकता है कि ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं से विभाजित होती है, ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं से विभाजित होती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, और ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 10 क्या है, 10 भाज्य संख्या। क्यों भाज्य संख्या है कि इसमें 1 और 10 के अलावा 2 से भी भाग लग जाएगा और 5 से भी भाग लग जाएगा। अगर हम बात करें कि बताइए 13 कौन सी संख्या है, तो 13 में बाबू सिर्फ 1 और स्वयं से 13 से ही भाग लगेगा, अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये हम कहेंगे कि ये अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर एक और स्वयं से विभाजित हो कोई संख्या तो वो अभाज्य संख्या, और एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अंक गणित के आधारभूत प्रमेय में हमने क्या पढ़ा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे यदि हम बात करें 120 का अभाज्य गुणनखंड करें बाबू, तो 2 छक्के 12 है ना, 30 दूना 60 हो जाएगा, फिर 15 दूना 30 हो जाएगा, 3 बचे 15। 120 को हम लिखेंगे, 2 कितनी बारी आया, 1 2 3 बारी, तो लिखेंगे 2 का पावर 3 गुने 3 एक बारी है और 5 एक बारी है। अब देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या है। अर्थात भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कह रहा है कि तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्या कह रहा है कि यदि हम इसके क्रम पे विचार न करें, यदि हम इसके क्रम पर विचार न करें, किस क्रम की बात कर रहा है कि यदि कह रहा है कि 2 का पावर 3 गुने 5 गुने 3, यदि ऐसे भी हम कर दे, या 5 गुने 2 का पावर 3 गुने 3, या ऐसे भी कर दे, इसको उलट पुलट दे, अगर इस पे हम विचार न करें तो इसके लिखने के और लिखने के सिर्फ एक ही तरीका होगा कि जो आ रहा है जैसे आ रहा है उसको लिख दीजिए, इसके कोई खास तरीके नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। जो बच्चे बहुत पहले, आज से 2 साल पहले अगर वीडियो जो हम बना के डालते थे, जो बच्चे देखते थे, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का समस्याओं का सामना करना पड़ा था। क्वालिटी ठीक नहीं होती थी, डिजिटल बोर्ड नहीं था, जैसे तैसे एक लॉकडाउन का जो समय आया था उसमें आदमी शुरू किया था कि बच्चे पढ़े, लेकिन अब सारी सुविधाएं जुटा लेने के बाद से ये पहली वीडियो बन रही है, और इसके बाद से अब लगातार वीडियो आपको मिलती रहेंगी, आती रहेंगी, और प्रत्येक चैप्टर को चैप्टर वाइज इतनी अच्छी तरीके से पढ़ा देंगे कि बाहर कहीं भी आप कोचिंग पढ़ रहे हो आपको लगेगा कि अब और कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आप वीडियो पे बने रहिएगा, और अच्छा लगे तो दूसरों को भी बताइएगा। चलिए, अब हमने पढ़ लिया अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है। अब हम इस चैप्टर का पहला सवाल लेते हैं। इस चैप्टर का पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए ये चीजें बहुत आसान है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ये क्या है बाबू, एक भाज्य संख्या है। पहली नंबर अगर हम लेते हैं कि 140 लिखेंगे, 140 का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या लिखेंगे बाबू, अभाज्य गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, है ना, हमें सिर्फ इसको अभी जो हमने पढ़ा आधारभूत प्रमेय अंकगणित की कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसी प्रकार से इसको व्यक्त करना है कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में
गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है तो 140 का यदि अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं बाबू 2 से पहले कटाएंगे। किसी भी संख्या को ट्राई पहले किससे करते हैं? 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। 6 से कटाने का कोई फायदा नहीं। क्यों नहीं फायदा? क्योंकि 6 एक भाज्य संख्या है और पुनः उसे 2 और 3 से विभाजित करनी पड़ेगी। तो हम कोशिश करेंगे कि कोई भी भाज्य संख्या हो तो उसको जब कटाए तो अभाज्य संख्या से ही कटाए, भाज्य संख्या से ना कटाए। क्योंकि 6 से जिसमें भाग लगेगा उसमें 2 और 3 से भी भाग लग जाएगा। जो संख्याएं 8 से विभाजित होगी वो संख्याएं 2 और 4 से भी विभाजित हो जाएगी। जो संख्याएं 10 से विभाजित होगी वो संख्याएं 2 और 5 से भी विभाजित होगी। जो संख्याएं 12 से विभाजित होगी वो 3 और 4 से भी विभाजित हो जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे हमेशा अभाज्य संख्याओं से विभाजित करने की। तो 2 से भाग लगाएंगे, 70 दूना 140, फिर 35 दूना 70, फिर 5 सते 35, है ना। लिखेंगे अतः 140 बराबर 2 कितनी बार आया बाबू? 2 2 बार आया, तो 2 का पावर 2 गुने 5 एक बार आया और 7 एक बार आया। यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था, हमने कर दिया। इसी प्रकार से 156 का करना है ना, इसका करना है, 5005 का करना है, 7429 का करना है। चलिए ये बात समझ में आई। अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो कॉपी कलम लेके बैठिएगा, या तो नोट कर लीजिएगा या हमारे साथ में ही बनाइएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। चलिए अगला हम सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 2 नंबर हमारा 156। तो क्या करेंगे हम? लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर 156 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। चलिए 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से देखिए, पहली चीज क्या है ना कि जो बच्चे ठीक ढंग से 9th क्लास और 8th क्लास में नहीं पढ़े हैं उन्हें सबसे बड़ी समस्या होती है विभाज्यता का नियम उन्हें नहीं पता होता है कि कौन सी संख्या देख के कैसे पता चल जाएगा कि 2 से विभाजित होगा, कि 3 से विभाजित होगा, या 5 से विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा, 13 से। उन्हें नहीं अंदाजा लग पाता है कि ये संख्याएं किन से विभाजित होगी। तो देखिए 2 से विभाजित कौन सी संख्याएं हो सकती है? यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। यदि किसी संख्या के अंत में ये संख्या है, जैसे 2 4 5 9 0 0, है ना। यदि मान लीजिए 2 है तो अंत में क्या है? 2 है, इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अंत में यदि संख्या किसी भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ये याद रखेंगे, जब जहां जहां जरूरत पड़ेगी आपको विभाज्यता के नियम भी समझाते चलेंगे। 2 सते 14 और 2 अठे 16। पुनः 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिहाई 6। 2 से क्यों भाग लगाएंगे? क्योंकि अंत में 8 है, 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 9 18। अब देखिए ये संख्या जो है 39 आ गई। अब ये संख्या किन से कटेगी? अंत में 9 है तो 9 में 2 से भाग नहीं लगेगा, तो 3 से कोशिश करेंगे। संख्याओं का 39 है, अब अंकों को जोड़ लेंगे। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अंकों को जोड़ने पर 9 3 12, 3 से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब 3 से भाग लग जाएगा, 13 तिहाई 39 होगा। इसलिए लिखेंगे 156 बराबर 2 कितनी बार आया बाबू? 2 बार, तो 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13। ये हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। कोई दिक्कत ये बात समझने में? समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले ले आप। चलिए ठीक। तीसरा नंबर सवाल करते हैं। तीसरा नंबर सवाल है 3825। 3825। चलिए बनाते हैं इसको। लिखेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर 3825 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 3825। अब देखिए अभी हमने बताया कि कैसे पता चलेगा कि ये संख्याएं किस संख्या से विभाजित होंगी। एक बार आप अंदाजा लगाया जरा।
देखिए अंत में 5 है, 2 से विभाजित नहीं होगी। अब संख्या इसके इस संख्या के अंकों को जोड़ लेते हैं। 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18। इसका मतलब इसमें 3 से भाग लग जाएगा। तो चलिए 3 से भाग लगाते हैं। 3 एकम 3, ठीक, 3 दूना 6, 2 3 7 21 और 3 5 15। पुनः 3 से भाग लगा के देखते हैं। 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 3 5 15। अब 4 2 6, 6 5 11। अब देखिए संख्याओं का अंक का योग 11 आ रहा है, इसका मतलब 3 से भाग नहीं लगेगा। अब अंत में 5 है, यदि किसी संख्या के अंत में 5 हो या 0 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो इस संख्या को 5 से विभाजित करते हैं। 5 8 40, 50 25, पुनः 5 से तो 17 5 85। 17 क्या है ना बाबू कि 17 एक अभाज्य संख्या है, तो ये विभाजित नहीं होगा किसी अन्य संख्या से, तो लिख लेंगे। इसलिए 38 125 का अभाज्य गुणनखंड। 3 आया 2 बार तो 3 का पावर 2, 5 आया 2 बार तो 5 का पावर 2, फिर 17 आ गया तो 17। ये क्या हो गया बाबू हमारा, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझने में, अभाज्य गुणनखंड करने में दिक्कत आएगी आप लोग कमेंट में बता देंगे, तो विभाज्यता का पूरा नियम एक वीडियो में करके उसको समझा दिया जाएगा, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अब अगला सवाल है हमारा 4 नंबर। 4 नंबर सवाल है 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 5005 का लिखेंगे, 5005 का अभाज्य गुणनखंड करने का। चलिए जल्दी से करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। 5005 है ना, अंत में संख्या क्या है बाबू 5 है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि संख्या के अंकों का योग 10 हो रहा है, जो 3 से विभाजित नहीं होगा तो 5 से विभाजित करेंगे। 5 एकम 5 0, फिर 5 एकम 5। अब देखिए अब आ गया 1001। अब ये किससे विभाजित होगा, तो ये संख्याएं 7 से विभाजित हो जाएंगी। किससे विभाजित होंगी, 7 से। हम विभाज्यता के नियम आपको 7 एकम 7, 3 जाएगा, 7 चौके 28, 2 7 तिरके 43, फिर ये कट जाएगा। 143 है, 143 11 से भाग लग जाएगा। 11 एकम 11, 3 11 3 33। अब देखिए 13 क्या है, अभाज्य संख्या है तो ये विभाजित नहीं होगा, लिखेंगे। इसलिए 5005 बराबर 5 7 11 और 13, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये बातें समझ में आई। चलिए इसका पहला नंबर जो सवाल था, इसका अंतिम सवाल है 7429, 7429। चलिए इसको करते हैं एक बार। बार बार मिटाने से बेहतर है, जितना जरूरत है उतनी कर लेंगे। 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है हमें। चलिए 7429 लिखेंगे। 7429 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब यहाँ पे दिक्कत है कि अंत में 9 है, 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से विभाजित करके देखते हैं, 3 से विभाजित नहीं होगा। 4 से, देखिए भाज्य संख्या से तो हमें विभाजित ही नहीं करना है। 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे हम आगे बढ़ना है। किसी भी भाज्य संख्या को विभाजित करनी है तो भाज्य संख्याओं से विभाजित करके अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। किन से करेंगे, एक बार ट्राई। 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 23 ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। ये जितनी अभाज्य संख्याएं है ना, इन्हीं से हम विभाजित करेंगे संख्याओं को। 2 से नहीं कटेगा, अंत में 9 है। 3 से विभाजित नहीं होगा, संख्याओं का अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होगा। 7 4 11 11 2 13 13 9 22 22 3 से नहीं कटेगा। अंत में 5 और 0 नहीं है तो 5 से विभाजित नहीं होगा। अल्टरनेट संख्या 0 नहीं आएगा तो 7 से विभाजित नहीं होगा। 11 से विभाजित नहीं होगा, 13 से करके देखते हैं, ठीक। चलिए 13 5 65, 13 5 65, 9 बच जाएगा। 74 में से 65 गया, 9 बच गया तो 9 पर 2 आ जाएगा तो 92 हो जाएगा। 13 7 91, 13 7 91।
एक बच गया, 19 आ गया, इसका मतलब 13 से भी विभाजित ये संख्याएं नहीं होंगी। तो 13 के बाद कौन सी संख्या है बाबू? 13 के बाद है 17। 17 से विभाजित करते हैं। 17 × 85 ज्यादा हो जाएगा, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 6 बच जाएगा, 62 हो जाएगा, 17 × 51, 62 से 51 घटा लीजिए, 1 हो जाएगा, 5 में से गया, नहीं 17 7 128। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में। 17 से भाग लगा, 437 हुआ। अब इसमें भाग लगाना है तो 17 के बाद इसमें भाग लग जाएगा। 13 से तो नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा, 19 से कटा के देखते हैं। 19 दूना 38, 19 दूना 38, 5 19 57, 23 खुद अभाज्य संख्या है तो ये विभाजित नहीं होगा, तो लिख लेंगे, इसलिए 7429 बराबर 17 गुने 19 गुने 23, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बाबू, देखिए ऐसे बड़ी बड़ी भी संख्याएं देता है, हमको जानना होगा कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, कौन सी संख्या भाज्य संख्या है, और तब भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं से किस प्रकार से विभाजित करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ये आपने सीखा होगा ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। 2 नंबर सवाल है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। ये चीजें हमें जांच करनी है। वीडियो ठीक लग रहा है तो शेयर जरूर कर देंगे बाबू आप लोग। पहली संख्या लेते हैं, पहला नंबर सवाल है 26 और 91 का हम महसा और लहसा पहले निकालते हैं। तो लिखेंगे 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, है ना। सबसे पहले हम चीजों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो भी संख्याएं दी हुई रहेगी उसके बाद हम काम कर सकते हैं। 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 13 दूना 26 होता है। और 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 7 से भाग लगेगा, 13 सते 91 होता है। ठीक है बाबू, इसलिए 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुने 13, और 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 7 गुने 13। अब हमें क्या निकालना है बाबू, मौसा निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ पे 13 लिखेंगे। अतः 26 और 91 का मौसा, 26 और 91 का मौसा। मौसा क्या होगा बाबू, जो संख्याएं दोनों में मिल जाए वो वैलिस्ट हो। अब यहाँ पे देखिए 2 और 7 अलग अलग संख्या है, लेकिन 13 दोनों में मिल रही है, तो 13 क्या हो जाएगा हमारा, इसका मौसा हो जाएगा। ठीक है, जो संख्याएं दोनों में मिल जाए वह मौसा हो जाएगा। तथा 26 और 91 का लौसा, 26 और 91 का लौसा बराबर जो संख्याएं मिल जाए उसे लिखेंगे, है ना। अभी इसके लिए बता रहे हैं, नहीं तो डिटेल में अगर जाते हैं तो जो संख्याएं मिल जाएगी उसकी सबसे छोटी घात मौसा होती है, और जो संख्याएं मिल जाए उसके सबसे बड़ी घात के साथ अन्य संख्याओं का गुणनफल लसा होता है। दोनों संख्याएं मिल रही है तो लसा में क्या हो जाएगा बाबू, 13, तो लिख देंगे 13। जो जो नहीं मिलेगा उसे भी लिखेंगे, 2 नहीं मिल रहा है 2 भी लिखेंगे, 7 नहीं मिल रहा है तो 7 भी लिखेंगे, है ना। तो 7 गुना 14, अब 14 में बाबू 13 से गुना कर लेंगे, 13 चौके 52 का, 2 हाथ में लगा 5, 13 कम 13, 5 18, तो लौसा कितना हो गया 182। मौसा आ गया 13 और लौसा कितना हो गया 182। अब हमें जांच करनी है, क्या करनी है, जांच करनी है। देखेंगे जरा कि हम जांच कैसे करते हैं। ठीक, थोड़ा सा स्पेस बना ले जांच करने के लिए। जांच क्या करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मौसा होता है। देखिए क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। तो लिखेंगे जांच, जांच में क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। दो संख्याओं का
गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। दोनों संख्याएं कौन कौन है? तो 26 और 91। क्या लिखेंगे? 26 गुने 91 बराबर एचसीएफ कितना है बाबू? 13 और एलसीएम कितना है? 182। दोनों का गुणनफल चेक करेंगे। अगर नहीं चेक करना है तो देखिए दोनों को गुना कर लेंगे, अगर इक्वल है तो ठीक है, इक्वल नहीं है इसका मतलब एचसीएफ और एलसीएम निकालने में गड़बड़ी हुई। देखिए हम तरीका आपको बता देते हैं। 13 दूना 26, 13 दूना 26, 91 दूना 182, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी दोनों साइड में कट के वैल्यू 1 आ रहा है, यानी इसका गुणनफल और इसका गुणनफल भी क्या होगा? 1 होगा, एक समान होगा। गुणनफल क्या होगा बाबू? एक समान होगा। ये बात से समझ में आई? तो चलिए हम लिख देते हैं 26 गुने 91 बराबर एचसीएफ 13 गुने 182। 13 को गुना करेंगे, 13 दूना 26 का 2 हाथ में लगा 2, 13 से 91, 13 अठे 104 और 2 106 का 6 हाथ में आ जाएगा 10, 13 कम 13 और 10 23 हो जाएगा, 2366। इसको भी गुना करेंगे बाबू तो 2366 हो जाएगा। यानी एचसीएफ बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल ठीक आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे? हेंस प्रूव्ड। यानी हमने जांच कर लिया कि हमने जो एलसीएम निकाला था और जो एचसीएफ निकाला था वो सही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बाबू? चलिए अगला सवाल करते हैं। अगर कुछ बाकी रह गया होगा तो अगला सवाल में ठीक हो जाएगा, समझ जाएंगे आप। वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको हर चीज मिल जाएगा, है ना। आप जो बाहर कोचिंग में पढ़ेंगे या कहीं भी पढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है कि जो सर लोग होंगे आपके ठीक पढ़ा रहे हो, है ना। ये सिर्फ होता है कि क्लासेस छूट गए या नहीं समझ में आया, या जो बच्चे पढ़ाई में थोड़े कमजोर है वो यहाँ पे आके YouTube के माध्यम से जो भी सर पढ़ा रहे हो, बहुतायत सर पढ़ाते हैं, बहुत तो नौटंकी करने वाले भी टीचर है। आपको यहाँ पे आके गीत सुनाएंगे, यहाँ पे आके डांस करेंगे, यहाँ पे आके उछल कूद करेंगे, तो एक से एक टीचर भरे पड़े हैं यूट्यूब में आपको, और अलग अलग तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, मनोरंजन के साथ पढ़ा रहे हैं, है ना। तो पढ़ाई बाबू कभी भी, मनोरंजन एक अलग चीज है, पढ़ाई एक अलग चीज है, दोनों एक साथ ना हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि इधर नाच भी हो रहा है और इधर पढ़ाई कर, नहीं हो सकता। दो अलग अलग चीजें हैं। तो कभी भी जो शिक्षक आपको दिल से पढ़ा रहे हो, जो शिक्षक आपको दिल से पढ़ा रहे हैं, उनका कदर भी करना आपका काम है। और अगर वो आपसे कुछ लेते नहीं है, अगर वो आपसे सिर्फ आपको शिक्षा ही दे रहे हैं और बदले में आपसे सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तो अन्य लोगों को भी भेजिए, समझाइए, देखें, अगर उन्हें अच्छा लगे तो वो और आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग का धीरे धीरे जो यूट्यूब का जो फैमिली है ये और बड़ा होता जाएगा। चलिए अब फिलहाल दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। नाच गाने वालों से सावधान रहिएगा, बस इतना कहना था। 510 और 92, तो लिखेंगे 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, यहाँ सिर्फ 10वीं क्लास को ही नहीं पढ़ाएंगे, 9th क्लास भी सम्मिलित है और 8वीं क्लास भी सम्मिलित है। जल्द ही उसके भी वीडियो आपको मिलने लगेंगे, सुबह शाम आपको वीडियो मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी शुरुआत है, धीरे 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 किया जा रहा है। कोई भी जब नई शुरुआत होती है समय लगता है। चलिए 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे बाबू। सबसे पहले तो 2 से काट लीजिए, अंत में 0, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 2 5 10, फिर 2 5 10, 5 5 10 2 12, तो 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 5 15, तो ये 5 से कटेगा, 17 5 50। कोई दिक्कत इतनी बात समझने में? 92 है, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 से कट जाएगा, 23 दूना 46। कोई दिक्कत है? आशीष हल्ला नहीं करो, बोलो। चलिए तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गया, इसलिए लिखेंगे 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या है बाबू? 2 का पावर 2 गुने 23। चलिए अब हमें लिखना है कि महसा क्या है और लहसा क्या है। तो लिखेंगे अतः
510 और 92 का अभिष्ट मौसा की जगह पे आप एचसीएफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मौसा क्या हो जाएगा, अब मौसा में हमने बताया कि जो संख्याएं मिले उसका छोटा वाला घात, जो संख्याएं मिले उसका घात लें। अब इसमें भी 2 मिला है, यहाँ पे 2 का घात 1 है, यहाँ पे 2 का घात 2 है। तो अब देखिए 2 का घात 1 है तो 2 का घात 2 हमारा आंसर कतई नहीं, ये जान लीजिए। हमारा जब ये मिला तो दोनों में सबसे कम वाला घात कौन है, तो 2 का पावर 1, तो वैल्यू सिर्फ हो जाएगा 2। इतनी बात समझ में आया बाबू। जो संख्याएं मिलेंगी दोनों का घात अलग है, जैसे मान लीजिए अगर 1 का 2 का घात 5 हो और एक संख्या मिले 2 का घात 3 हो, और पूछे कि बताइए दोनों संख्याएं तो मिल रही है, 2 तो मिल रहा लेकिन घात 1 का 5 है 1 का 3 है, तो इसमें मौसा कौन होगा, तो जौना का कम घात होगा, है ना। यहाँ पे 2 का पावर 3 का क्या है बाबू, कम घात है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा मौसा हो जाएगा। कोई दिक्कत इतनी बात समझने में। जब संख्याएं मिले और उसका घात कम हो तो वो संख्याएं क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तथा कलर चेंज कर देंगे, तथा 510 और 92 का अभिष्ट लॉस ऑफ, आप एलसीएम भी लिख सकते हैं, बराबर लॉस ऑफ क्या होगा, जो संख्याएं मिलेगी ना, जो संख्याएं मिलेगी उसका बड़का वाला घात लेंगे लॉसम में। तो 2 मिल रहा है तो 2 का पावर 2, इसका बड़का वाला घात लेंगे। जो नहीं मिल रहा है ना, अब देखिए 3 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, 17 नहीं मिल रहा है, तो 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, ये संख्याएं हमें नहीं मिल रही है तो भी इन्हें लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का पावर 2 हो जाएगा 4, 4 में 3 से गुना करेंगे, 4 3 12, 12 पच्चे 60, 60 में 17 से गुना करेंगे, है ना, 17 छक्के 102, 0 यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम गुना करेंगे इसमें 23 से, है ना। अब 23 से गुना करने के बाद वैल्यू हमारी आ जाएगी 23,460, 23,460 वैल्यू आ जाएगा 23,460, गुना कर लेंगे आप लोग, ठीक है। इतनी बात समझ में, लौसा निकाल लिए, मौसा निकाल लिए। अब बारी है हमारी जांच करने की। क्या बारी है, जांच करने की। चलिए जांच कर लेते हैं कि क्या हमने जो लौसा और मौसा निकाला है वो सही भी है। तो जांच में क्या लिखेंगे, जांच में लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, आप लौसा गुने मौसा भी लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्याएं कौन कौन है, 510 और 92, ठीक है बाबू। लौसा कितना आया, मौसा 2 आया है, लौसा है 23,460। चलिए 510 में 92 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको सामने करके दिखा देते हैं आपकी बारी, है ना। 0 2 एकम 2, ठीक, 5 दूना 10, 0 9 एकम 9, 9 पचे 45, आ जाएगा वैल्यू 0 2 9 5 1 6 और ये हो जाएगा 4, यानी 46,920, 46,920, ठीक है बाबू। इतनी बात समझ में आई, आपके समक्ष हमने क्या किया, गुना कर दिया। अब इसको गुना करते हैं, 0 का 0, 6 दूना 12 का 2, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 46,920, यानी दोनों संख्याएं हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई। इसका मतलब लौसा और मौसा ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए कि जांच हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको ये समझने में। इसके बाद तीसरा नंबर सवाल है। चलिए अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर बाद में देखना चाहिए। ये सवाल ऐसा है कि सिर्फ देख लीजिए एक बार प्यार से तो बन जाएगी, आपको दिक्कत नहीं है ना। पहले चैप्टर से देखिए, चैनल पे अगर आप जुड़े हैं तो इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हुए हैं, लेकिन वो लाइव क्लास लिया गया था। लाइव क्लास में कभी कभी हम जो रूरल एरिया में है तो यहाँ पे इंटरनेट का प्रॉब्लम बहुत होता है, तो लाइव क्लास ब्लर होने लगता है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती है। ऐसी कोई नहीं था कि हमें वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, लाइव क्लास ही ज़्यादा बेहतर लगता है। चलिए तीसरा नंबर सवाल लेते हैं। लेकिन नहीं हो पाता है तो वीडियो रिकॉर्ड ही होंगे, प्रतिदिन आपको जो क्लास बोला गया है वो क्लास आपको मिलेगी, चिंता की बात नहीं।
336 और 54 लिखेंगे। 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, चलिए करते हैं। 336 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से भाग लगा देंगे बाबू, 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अठे 16, फिर 2 से भाग लग जाएगा, 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग लगेगा, 42 दूना 84, फिर 2 से भाग लगेगा, 21 दूना 42, फिर 3 से 3 सते 21, ठीक है। अब 54 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 सते 14, 27 हो गया, 3 नवा 27, पुनः 3 तिरके, ठीक है बाबू, इतनी बात समझ में। अभाज्य गुणनखंड करना तो हो जाएगा आपसे, कोई बड़ा चीज ये नहीं है अभाज्य गुणनखंड करना, ठीक। अब आते हैं, अतः लिखेंगे, अतः 336 और 54 का अभिष्ट मौसम बराबर, सबसे पहले तो अभिष्ट मौसम निकालने से पहले हमें ये निकालने, दोनों को एक साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है बाबू। इसलिए 336 बराबर लिख लेते हैं। इसका 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया, 2 का पावर 4 गुने 3 एक बारी और 7, फिर 54 तथा 54 का 2 एक बार, 2 एक बार और 3 3 बार, 3 का पावर 3। अब लिखेंगे, अतः 336 और 54 का अभिष्ट मौसम बराबर। अब यहाँ पे देखिए 2 संख्याएं मिल रही है, क्या वो संख्याएं मिल रही है बाबू, सॉरी 2 भी मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है, लेकिन हमने क्या बताया आपको कि जो भी संख्याएं मिलेगी उसका छोटा वाला घात लेना है। तो इसमें 2 मिल रहा है, एक में 2 का पावर 4 है, इसमें 2 का पावर 1 है, तो हमें क्या लेनी है, 2 लेनी है। 3 मिल रहा है, एक में 3 का पावर 1 है, एक में 3 का पावर 3 है, तो हमें क्या लेना है, 3 लेना है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 गुना 6 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें जो मिलेगा उसका छोटा वाला ही घात लेंगे, इस बात का हम ख्याल रखेंगे कि मौसा निकालते वक्त जो मिल रहा है उसका सबसे छोटा वाला घात लेंगे। तथा 336 और 54 का लौसा है ना, अभिष्ट लौसा क्या हो जाएगा, अब जो मिल रहा है उसका बड़ा वाला घात लेंगे। क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा था तो 2 का पावर 4, यहाँ पे देखिए 3 मिल रहा था तो 3 का पावर 3, लौसा में बड़ा वाला घात, और जो नहीं मिल रहा है उसे भी ले लीजिए भाई। 2 का पावर 4 यानी 2 को 4 बार गुना कीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार गुना कर लिए। 3 का पावर 3 का मतलब 3 को 3 बार गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 को 3 बार 3 तिरके 9, 9 तिरके 27, तो 2 का पावर 4 का वैल्यू 16 और 3 का पावर 3 का वैल्यू 27 गुने 7, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब 16 को 27 में गुना करेंगे, पुनः 7 में गुना कर लेंगे, ठीक। 27 में 16 से गुना करेंगे, 7 छके 42 का 2 हाथ में लगा 4, फिर 6 दूना 12 4 16, फिर 7 एकम 7, 2 एकम 2, 2 7 6 13 का 3, 2 1 3 1 4, 432 हो जाएगा। और 432 में गुना कर लेंगे बाबू 7 से, तो 7 दूना 14 का 4 और 7 3 के 21, 21 1 22 का 2, हाथ में लगा 2, 7 चौका 28 2 30, लौसा कितना आ गया, लौसा आ गया 3024, यानी मौसा कितना आ गया, मौसा हमारा आया बाबू 6, मौसा आ गया 6 और लौसा आ गया 3024। अब जांच कर लेंगे, जांच में क्या करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुने मौसा, जांच कर लेंगे हमारी आंसर आ जाएगा।
ठीक है, प्रश्नावली 1.2 में पहला और दूसरा प्रश्न समझ में आया। चलिए अब आते हैं तीसरा प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। एक मिनट, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सॉरी। चलिए आज की क्लास इतना रहने देते हैं। बाकी जो सवाल बच जा रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इन सवालों को इसके बाद भी शायद क्वेश्चन नंबर 7 है ना। तो इन 4-5 सवाल रह जाते हैं। इन 5 सवालों को फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। चलिए, अभी तक जुड़े रहने के लिए और अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।